Good morning students, this is class 8, science subject, chapter number 6. The name of the chapter is Conservation of the Plants and Animals. पौधे और जानवरों की संरक्षण. Conservation means संरक्षण, बचाव. A great variety of the plants and animals live on the earth, mostly in the forest. बहुत बड़ा वैरायटी मतलब विभिन्न प्रकार के प्लांट, पौधे, पेड़ पौधे और जानवर इस धरती पर रहते हैं और अधिकतर जो जंगल में रहते हैं. फॉरेस्ट प्रोवाइड देम विद द होम एंड फूड. फॉरेस्ट जंगल उन्हें आश्रय देता है और उनको भोजन प्रदान करता है. दे आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द मैनकाइंड. और उनकी ये बहुत ही ज़रूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए. पेड़ पौधों का भी होना, जंगल में पेड़ पौधों का भी होना ज़रूरी है और जानवरों का भी होना ज़रूरी है. इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द मैनकाइंड. इसी के द्वारा मनुष्य का, मैनकाइंड माने मनुष्य जाति का भी बचाव हो सकता है. वो लोग भी इस धरती पर, उनका अस्तित्व तभी बना रहेगा जब इकोलॉजिकल बैलेंस रहेगा. इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब होता है कि पेड़ पौधे और जंगली जानवर सब साथ में रहें और एक उसमें संतुलन बना रहे. दे प्रोवाइड क्लीन एयर टू ब्रीथ टू ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये जो पेड़ पौधे हैं, हम लोग सब जानते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस मानी जाती है, अच्छी गैस नहीं मानी जाती है, और इसे पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी जगह ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो सारे जीव जंतु लेते हैं. इसलिए पेड़ पौधों का होना और जंगलों का होना बहुत ही ज़रूरी है. ये हमारे एयर को साफ करते हैं. पेड़ पौधे जो है वो हवा को साफ करते हैं. दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है उसके अमाउंट को, उसकी मात्रा को कंट्रोल करते हैं. देयर बाय प्रिवेंटिंग ग्लोबल वार्मिंग, और जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग भी रुकती है. प्रिवेंटिंग माने रोकना. दे ऑल्सो प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. मिट्टी का कटाव भी रोकते हैं. प्रिवेंट माने रोकना, मिट्टी का कटाव रोकते हैं. दस प्रोटेक्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज. इस प्रकार से ये एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो कीमती संसाधन है. कीमती संसाधन क्या है? जितने भी पेड़ पौधे हैं, नदी है और पानी का स्टोर है, रिजर्व है पानी का, सॉयल है, ये सारे हमारे लिए रिसोर्सेज हैं, ये सारे हमारे संसाधन हैं और ये संसाधन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं. वैल्यूएबल मीन्स बहुत ही कीमती हैं. और इस प्रकार से जो पेड़ पौधे वो इस संसाधन को बचा के रखते हैं. लेकिन ह्यूमन बीइंग इंटरवेंशन हैज़ ऑफन प्रोवाइडेड डिजास्टर्स नॉट ओनली फॉर द नेचर बट ऑल्सो द ह्यूमन्स. लेकिन मनुष्य जाति जो है, जो मनुष्य है, वो इंटरवेंशन माने दखलंदाजी करता है. इस पूरे वातावरण को खराब करता है, हमारे पर्यावरण को खराब करता है. आप लोग सब जानते हैं कैसे खराब करता है. क्योंकि मनुष्य ने अपनी उन्नति के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए पेड़ पौधों को काटना शुरू कर देते हैं. जो पेड़ पौधे के कट जाते हैं तो इससे हम लोग को ये समझना चाहिए कि जितने ही हरे पेड़ पौधे कटेंगे तो उसी तरह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाएगी. अगर इसी प्रकार से होता रहा तो ये मनुष्य के लिए जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. और ये जो इंटरवेंशन है, मनुष्य की दखलंदाजी जो है, वो डिसास्टर माने बर्बादी के कगार पर हम लोग खड़े हो जाते हैं. नॉट ओनली फॉर द नेचर, प्रकृति की भी बर्बादी नहीं होती, बट ऑल्सो ह्यूमन्स, मनुष्य को भी इसमें नुकसान पहुंचता है. मनुष्य भी इसमें बहुत ही ज़्यादा सफ़र करता है, बहुत ही ज़्यादा भुगतता है. क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, इसका मतलब एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ती जाती है. एटमॉस्फेयर में इस वातावरण में जितनी गर्मी बढ़ती जाएगी तो इससे क्या होगा कि जो आइस कैप्स हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स में जो आइस हैं वो पिघल जाएगी. और ग्लोबल वार्मिंग हमेशा से ही हमारे इस पृथ्वी के लिए ही नुकसानदायक है. इस प्रकार हम लोग देखते हैं
कि पेड़ पौधे, जंगल और वे वन्य पशु जो हैं, जंगलों में रहने वाले भी जितने भी पशु पक्षी हैं या छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही सूक्ष्म जीव भी होते हैं, वो भी हमारे इस प्रकृति के लिए, इस इकोसिस्टम के लिए, इस एटमॉस्फेयर, हमारे इस पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। The following images provide a small glimpse of the enormous variety of life on the earth. Can you identify these images? ये देखिए कुछ यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिलेंगे। ये चित्र हम लोगों को देते हैं ग्लिम्स, ग्लिम्स माने झलक, ये हमको झलक देते हैं। इनॉर्मस माने बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, एक वैरायटी ऑफ द लाइफ, वैरायटी विभिन्न प्रकार के जीवन भी है इस धरती पर। आप इसको पहचानिए ये क्या है और इसे लिखिए। बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे और फौना, फौना मीन्स एनिमल्स। India has a rich biodiversity as they have a variety of the habitat ranging from the tropical rainforest to alpine vegetation and from the temperate forest to the coastal wetland. भारत में, हमारे इस भारतवर्ष में बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब रहने का स्थान, तो जंगलों में रहने का स्थान पेड़ पौधों के लिए और जंगली जानवरों के लिए उनका हैबिटेट है बड़े बड़े जंगल। तो ये जो जंगल हैं ट्रॉपिकल रेड फॉरेस्ट अल्पाइन वेजिटेशन तक फैले हुए हैं और टेम्परेट फॉरेस्ट से लेकर कोस्टल वेटलैंड तक फैले हुए। कोस्टल का मतलब है समुद्री किनारा, वेटलैंड जहाँ पे भीगा हुआ ज़मीन रहती है वहाँ तक फैले हुए हैं। ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया मेनी वैरायटीज ऑफ द फ्लोरा एंड फौना कैन बी फाउंड। ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉरेस्ट, विभिन्न प्रकार के भारत में, हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं और जो बहुत सी वैरायटीज भी है जिसमें विभिन्न प्रकार के फ्लोरा एंड फौना, पेड़ पौधे पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। Biodiversity can be defined as a variety of the plants and animals and microorganisms generally found in an area. बायोडाइवर्सिटी हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी एक एरिया में, किसी एक जगह पर बहुत विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हों, बहुत तरह के जानवर हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अति सूक्ष्म जीव भी जहाँ पाए जाते हैं उसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, बायोडाइवर्सिटी डिफाइन द बायोलॉजिकल रिचनेस ऑफ एन इकोसिस्टम। और दूसरे शब्दों में हम लोग बायोडाइवर्सिटी उसे कह सकते हैं बायोलॉजिकल रिचनेस, जहाँ पर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं, उसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। An ecosystem is made up of all the living organisms in a specific area and their interaction with a non-living component of an environment such as climate, soil, sun and the atmosphere. ये जो इकोसिस्टम है, हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं, ये इकोसिस्टम किस चीज़ से बना हुआ है? सारे जीव जंतुओं से बना हुआ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, और इन स्पेसिफिक एरिया, किसी एक खास जगह पर, एंड देयर इंटरेक्शन विद द नॉन लिविंग थिंग, और उनका इंटरेक्शन, उनका बातचीत, जैसे हम लोग कहते हैं एक दूसरे से संपर्क, इंटरेक्शन मतलब उनका संपर्क किससे होता है? नॉन लिविंग कंपोनेंट से। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में पर्यावरण, पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि क्लाइमेट, जलवायु है, सॉयल, मिट्टी है, सन, सूरज की धूप हम लोग को मिलती है, एंड द एटमॉस्फेयर, और ये वातावरण, जलवायु, मिट्टी और सूरज की धूप से इनका जो संपर्क होता है, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सबका जो ये संपर्क होता है वही हम लोग यही इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। An ecosystem can be found in the garden of our house or it can be found in the area as large as the forest. इकोसिस्टम हमारे घर के बगीचे में भी मिल सकता है और इकोसिस्टम हमारे बहुत बड़ा जो फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा जंगल है, उसमें भी इकोसिस्टम मिल सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की महत्व। Every component of the biodiversity serves as an important function in the nature.
जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी तत्व हैं बायोडाइवर्सिटी के, सब इस प्रकृति में अपना एक रोल निभाते, अपना एक कार्य करते हैं। प्लांट, एनिमल एंड द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुगेदर कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग द लाइफ ऑन द अर्थ। जितने भी प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं, एनिमल हैं और दूसरे बहुत सूक्ष्म जीव जो हैं, वो सारे मिलकर इस पूरे धरती की लाइफ को मेंटेन करते, इस पूरे धरती के जीवन को बनाते हैं। इन्हीं के द्वारा ही पूरी धरती का जीवन है। They supply the humans with the economically important product and help in regulating the climatic conditions। और ये प्लांट, एनिमल और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये मनुष्य को क्या देते हैं? इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। इकोनॉमिक माने आर्थिक रूप से इनको प्रोडक्ट, कुछ वस्तुएं देते हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। और हेल्प इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट कंडीशन, और जलवायु की अवस्था को रेगुलेट करता है, बनाए रखता है, उसको एक संतुलन बनाए रखने का भी काम करता है। Let us now study about the important examples of the illustrate their importance। अब हम लोग पढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल देके इसको समझाया गया, इलस्ट्रेट इसको समझाया गया है इसकी इम्पोर्टेंस या महत्व को। Plant and animals together maintain the several cycles such as the oxygen cycle, nitrogen cycle, carbon dioxide cycle। प्लांट, जीव जंतु और पेड़ पौधे, ये दोनों मिलकर हमको हमारे इस वातावरण के ऑक्सीजन साइकिल को, नाइट्रोजन साइकिल को और कार्बन डाइऑक्साइड के साइकिल को बनाए रखता है। These gases in turn play a crucial role in maintaining the life on the earth। इस धरती के जीवन को बनाए रखने के लिए इन सारी गैसों का बहुत ही ज़्यादा एक रोल है, बहुत ही ज़्यादा इनका फंक्शन है, अपना कार्य है, और जब इनकी बारी आती है ये अपना कार्य करते रहते हैं। फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी काइंड ऑफ द लार्ज एनिमल। जंगलों में जो बड़े बड़े जंगल होते हैं उसमें हर प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। तो बड़े जो जानवर हैं वो इसी फॉरेस्ट में रहते हैं। शेल्टर मतलब आश्रय मिलता है। दे रेगुलेट द टेम्परेचर ऑन द ऑफ द अर्थ, ये धरती के तापमान को बनाए रखते हैं। You may have observed that the forest area near a city is cooler than the other city without a forest area। आपने देखा होगा, observed आपने देखा होगा कि जंगल के पास जो शहर होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है अपेक्षा कि कोई शहर फॉरेस्ट एरिया से दूर हो। Forest help in maintaining the balance between the CO2 and O2 in the atmosphere। फॉरेस्ट, जंगल जो हैं वो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखते हैं, बैलेंस, उसका संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। एज ग्रीन प्लांट टेक इन CO2 एंड गिव आउट O2 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जो ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं वही ऑक्सीजन सारे जीव जंतु अपनी जीवन को जीने के लिए लेते हैं। Forests are the sources of many natural products such as the wood, oil, honey, timber, natural dye, silk, lac and gum। फॉरेस्ट, जंगल जो हैं वो और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देते हैं, जैसे वुड, लकड़ी, तेल, हनी, शहद, टिम्बर का मतलब ही लकड़ी होता है, नेचुरल डाई प्राकृतिक रंग, कलर, सिल्क, लाख का जो सब चूड़ियाँ बनती है और लाख की बहुत सारा सामान बनाया जाता है, और गम का मीन्स होता है यहाँ पर गोंद। फॉरेस्ट प्रिवेंट द सॉइल इरोजन बाय रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ द विंड और एंड वाटर। जंगल जो है प्रिवेंट मने रोकते हैं, सॉइल इरोजन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, पर रिड्यूसिंग मने कम करना, पानी और हवा के, जो पानी है उसकी और हवा के फोर्स को, उसकी शक्ति को कम करके हमारे सॉइल को कटने से रोकता है। ऑन द अदर हैंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स सच एज द लाइव स्टॉक गिव अस फूड, फाइबर एंड लेदर। दूसरी तरफ हम लोग डोमेस्टिकेट एनिमल जो हम लोग पालते हैं, पशु, लाइव स्टॉक होते हैं, जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊंट, ये सब लाइव स्टॉक है जिससे हम लोगों को भोजन प्राप्त होता है, फाइबर प्राप्त होता है और लेदर यानी चमड़ा प्राप्त होता है। इसे हम लोग लाइव स्टॉक कहते हैं जो हम लोग अपने घरों में पालते हैं।
wild animals include the bird, fish, insect and the pollinators are important to support the web of the activity in the functioning ecosystem. इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, इकोसिस्टम को कार्य करने के लिए बहुत सारे जानवर जो हैं, जंगली जानवर हैं, जिसमें बर्ड होती है, फिश होता है और इंसेक्ट हैं, ये सारे अपना इम्पोर्टेंट, इनका एक रोल है, ये अपना मुख्य अपना रोल निभाते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी जो है वो जीवन के स्तर को ऊंचा करती है, बढ़ाती है, एंड बाय क्रिएट। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी हमारे जीवन के क्वालिटी को बढ़ाता है, उच्च करता है, और बाय क्रिएटिंग द लवली नेचर सराउंडिंग वेयर वी कैन रिलैक्स, प्ले एंड एडमायर द ब्यूटी ऑफ द नेचर। जहाँ हम लोग बहुत ही खूबसूरत हमारे आसपास के प्रकृति को बनाता है, जहाँ हम लोग आराम कर सकते हैं, खेल सकते हैं और प्रकृति की सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को खतरा या चेतावनी। Various species of the plant, flora, animals, fauna have become extinct in the last 2 centuries, and there are many that face the threat of the extinction. बहुत सारी प्रजातियां हैं, स्पेशीज प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की और जानवरों की जो इंस्टिंक्ट हो गई हैं, जो विलुप्त हो गई हैं। लास्ट 2 सेंचुरी से वो विलुप्त हो गई हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं पेड़ पौधे और जानवर ऐसे हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। As life on the earth relies on the interaction and interdependencies among different plants and animals, biodiversity is essential for our own survival. ये इस पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है वो रिलाइज मतलब निर्भर करता है, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंसेस, एक दूसरे पर निर्भर होना। प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़रूरी है हमारे अपने सर्वाइवल, हमारे अपने ज़िंदा रहने के लिए, हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पेसीज वन ऑफ द लीडिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नाउअडेज। और आजकल एक्सटिंक्शन मतलब मैंने पहले कहा विलुप्त होना, और प्रजातियाँ, ये जो प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही हैं ये हमारे एनवायरमेंट यानी पर्यावरण के लिए बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है या एक बड़ी समस्या है। सम ऑफ द मेजर कॉज टू थ्रेट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी आर गिवन बिलो। कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारी बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, ये निम्न है। पहला है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन माने बहुत बड़े स्तर पर जंगलों का कटने को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज द रिमूवल ऑफ द ट्रीज फ्रॉम द एन एरिया ऑफ द लैंड। किसी भी बहुत बड़े क्षेत्र से पेड़ों के कटने को, रिमूवल ऑफ द ट्री, पेड़ों के कटने या हटने को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन happens when the human remove or clear large area of the forest land and related ecosystems for non-forest use. डिफॉरेस्टेशन तभी होता है जब मनुष्य अपने कार्य के लिए, अपने फायदे के लिए बहुत बड़े जंगल को काट देता है, सारे पेड़ों को काट देता है, जंगल को साफ कर देता है। फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज, जो कोई फॉरेस्ट के यूज के लिए वो उसे नहीं अपनाया जाता। दीज इंक्लूड, ये क्या है? क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग पर्पजेज। कभी कभी पूरे जंगल को साफ कर देते हैं, बहुत बड़े जंगल के एरिया को साफ कर देते हैं कि फार्मिंग करेंगे, उसमें खेती करेंगे, अन्न उपजाएंगे। रैंचिंग एंड अर्बन यूज। रैंचिंग जैसे जानवरों को पालना, उनको चरने के लिए, पालने के लिए और चरने के लिए जगह चाहिए, उसके लिए उन्होंने फॉरेस्ट को काट दिया। अर्बन यूज, अर्बन यूज माने शहरीकरण के लिए पेड़ों को काट दिया, जंगल को काट दिया, उतनी जगह मिल गई, उसमें लोग बहुत सारी बिल्डिंग बनाते हैं, शहरीकरण करते हैं। इसलिए उन लोगों ने, मनुष्य ने क्या किया, जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया, जंगलों को, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। इन दिस केसेस ट्रीज आर नेवर रिप्लांटेड। अब उन्होंने जंगल तो बहुत सारे काट लिए, पूरी फॉरेस्ट की धरती को ले लिया, जंगल की धरती को ले लिया, लेकिन इससे क्या हुआ, उसकी जगह उन्होंने पेड़ कभी भी नहीं लगाए।
दिस इज क्रिएटिंग ए ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ये ट्रेमेंडस माने बहुत बड़ा, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, ये एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे पर्यावरण पर। सिंस द इंडस्ट्रियल एज हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ओरिजिनल फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड। जब से इंडस्ट्रियल एज हुआ है, जब से कारखानों का समय आया, जब से कारखाने बनने लगे हैं, तो पूरे संसार का आधा हिस्सा जो ओरिजिनल फॉरेस्ट था, असली में जो जंगल थे, उसको नष्ट कर दिया गया। यानी कि काट के उतने जगह को इंडस्ट्रीज बना दी गई, कारखाने बड़े बड़े सेटअप किए गए, कारखाने लगाए गए। एंड द मिलियंस ऑफ द एनिमल एंड लिविंग थिंग्स हैव बीन इन डेंजर। और उस जंगल में रहने वाले लाखों जो जानवर थे और लिविंग बींग्स या जिंदा जीवित वस्तुएं थे, उनके जीवन को खतरा हो गया। Despite the improvement in the education, information and the general awareness on the importance of the forest, deforestation has not reduced and there are still many more communities and individuals who still destroy the forest land for the personal gains. Despite माने बावजूद कितनी भी इम्प्रूवमेंट, पूरे शिक्षा दी गई, शिक्षा में सुधार किया गया, लोगों को बताया गया, इंफॉर्मेशन दी गई। इंफॉर्मेशन माने सूचना दी गई। किस चीज़ की सूचना दी गई? जंगलों के बारे में, जंगलों के एसेंस को बताया, जंगलों के प्रभाव को बताया, उसकी महत्व को बताया कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं, हमें जंगल नहीं काटना चाहिए। जनरल अवेयरनेस, सब लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी गई कि ये फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट की, जंगल हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। डिफॉरेस्टेशन हैज़ नॉट रिड्यूस, डिफॉरेस्टेशन किसी भी तरीके से कम नहीं हुआ। एंड देयर इज स्टिल मेनी मोर कम्युनिटीज, और अभी भी बहुत सारी ऐसे समुदाय हैं और इंडिविजुअल लोग हैं हु स्टिल डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट लैंड फॉर द पर्सनल गेन। अपने फायदे के लिए वो लोग जंगलों का, धरती को काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काटकर जंगल को साफ करते जा रहे हैं। Why do humans clear forest land? मनुष्य क्यों जंगल की धरती को साफ कर देता है, क्यों साफ कर देता है? ट्रीज आर कट डाउन, डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है? पेड़ों का कटाव होता है। फॉर मेनी रीजन, कई सारे कारण हैं। उनमें टू बी यूज, सोल्ड और एक्सपोर्टेड एज टिम्बर, वुड और फ्यूल। वो क्या करते हैं कि पेड़ों को काट देते हैं, उसके जो बड़े बड़े मोटे मोटे तने होते हैं, टिम्बर के रूप में उसको सोल्ड, उसको बेचते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, दूसरे कंट्री में भेजते हैं, वुड के लिए, लकड़ी के लिए, और फ्यूल, चारकोल बनाने के लिए। नेक्स्ट, टू बी यूज फॉर फार्मिंग पर्पजेज सच एज ग्रेजिंग ऑफ द लाइव स्टॉक और लार्ज स्केल फार्मिंग एक्टिविटी। बहुत बार जंगलों की सफाई या कटाई होती है कि फार्मिंग करेंगे, उस पर खेती करेंगे, और लाइव स्टॉक जो घर पे जो जानवर पालते हैं उनको चराने के लिए जानवर चरते हैं, और लार्ज स्केल फार्मिंग बहुत बड़े स्तर पर जो खेती करा जाता है, इसके लिए भी वो लोग, मनुष्य जो है वो जंगलों को काटने लगा है। नेक्स्ट वन, टू मेक रूम फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट एंड अर्बनाइजेशन। शहरीकरण के लिए, अर्बनाइजेशन शहरीकरण करने के लिए, और ह्यूमन सेटलमेंट और मनुष्य को बचाने के लिए, जैसे बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, लोगों को रहने के लिए भी जंगलों की कटाई करते हैं। दिस इंक्लूड मेकिंग स्पेस फॉर द शेल्टर, इंडस्ट्रीज एंड रोड। और इस चीज़ में, अर्बनाइजेशन में जो शहरीकरण करते हैं, शहरीकरण में उनको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए रहने के लिए, शेल्टर, आश्रय के लिए, इंडस्ट्रीज जो कारखाने लगाने के लिए, और रोड वगैरह बनाने के लिए उन्होंने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। टू मेक रूम फॉर माइनिंग एंड मिनरल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड ओर। और क्या करते हैं? माइनिंग करते हैं। माइनिंग का मतलब होता है खान खोदना, खान खोद के मिनरल निकालते हैं, खनिज निकालते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और ओर है। In all the reasons given above, the trees are which are cut usually very well developed trees that had been taken many years to mature. अब ये जो सारे हम लोगों ने अभी कारण पढ़े, किस किस वजह से लोग पेड़ों को काटते हैं। पेड़ तो कट गए, और जिन पेड़ों को काटते हैं वो बहुत ही अच्छे से डेवलप होते, बहुत ही मैच्योर होते हैं, पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं, मोटी शाखाएं, मोटे तने हो जाते हैं। पूरी तरह मैच्योर पेड़ को मनुष्य काट देता है अपने काम के लिए। When they are cut, they break down many younger trees, they fall to the ground. इतने मोटे मोटे भारी भारी पेड़ जब वो गिरते हैं तो उसके नीचे बहुत सारे छोटे पेड़ जो हैं वो दब जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं।
लिविंग दैट एरिया हैवीली डिग्रेडेड, और जिस जगह पे गिरते हैं तो वो जो एरिया होता है वो बहुत ही डिग्रेड, मतलब कि उसका स्तर बहुत ही खराब हो जाता है। इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, फॉर डिफॉरेस्टेशन के क्या प्रभाव हैं? डिफॉरेस्टेशन कैन बी एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स का मतलब होता है उल्टा, उल्टा इफेक्ट, विपरीत प्रभाव डालता है डिफॉरेस्टेशन से। रिमूवल ऑफ द ट्रीज लीड टू इंक्रीज द इरोजन ऑफ द टॉप सॉइल बाय विंड एंड वाटर। जो रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट, जैसे ही डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, इससे इरोजन होता है टॉप सॉइल का, जो अर्थ में जो टॉप सॉइल है, ऊपर की जो मिट्टी है वो इरोजन हो जाएगी, मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है पानी और विंड यानी हवा के द्वारा। दिस लीड टू द लैंड डिग्रेडेशन एंड देयर इज नो ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और इससे क्या होता है, लैंड यानी मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है, डिग्रेड हो जाता है, मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है और दूसरे प्लांट फिर जन्म नहीं लेते हैं या ग्रोथ उनका रुक जाता है। ओवर टाइम, बहुत समय तक, continued the soil erosion can convert the land into desert, this is called the desertification। और बहुत समय तक इसी तरह से अगर मिट्टी का कटाव होता रहता है, पूरे मिट्टी के कटाव होने से वो बदल जाता है, कन्वर्ट माने बदल जाना, वो जगह जो है वो डेजर्ट यानी रेगिस्तान में बदल जाता है। अच्छी उपजाऊ धरती पेड़ को काट देने से वो क्या बन जाएगा, रेगिस्तान, और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डेजर्टिफिकेशन यानी रेगिस्तान का बनना। नेक्स्ट, फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट फॉर मेनी स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड। जो जंगल होते हैं उसमें बहुत सारे जो पेड़ होते हैं वो बहुत सारी प्रजातियों, जानवरों और पक्षियों की प्रजातियों के लिए वो शेल्टर है यानी आश्रय है, वो उनका घर है। बहुत सारे जानवर हैं या पक्षी हैं वो पेड़ पौधों पर रहते हैं। कटिंग डाउन द ट्रीज डिस्ट्रॉय द होम्स ऑफ दिस स्पेसीज। आपने जो अगर ये पेड़ काट दिए तो जितने भी ये प्रजातियां हैं उनके तो घर को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके घर को बर्बाद कर दिया। विच पोजेज अ थ्रेट टू देयर सर्वाइवल, सर्वाइवल माने उनका जिंदा रहना, पोजेज ए थ्रेट, अब उनके लिए चेतावनी हो गई, उनका खतरा हो गया, उनका घर ही चला गया, उनका घर खत्म हो गया, तो वो उनके जिंदा रहने के भी जो आसार हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और उनकी भी जीवन को खतरा होने की संभावना होती है। डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल विच रिजल्ट इन द फ्लड। डिफॉरेस्टेशन में पेड़ों के कटने से क्या होता है, जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर एक कैपेसिटी होती है, मिट्टी के अंदर एक क्षमता होती है पानी को एब्जॉर्ब करने की, पानी को सोखने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, रिड्यूस होने कम होती जाती है, विच कैन रिजल्ट इन द फ्लड, जो फिर फ्लड में बदल सकता है यानी बाढ़ में बदल सकता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्लांट इज रिड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, जो अवशोषण करता है, अवशोषित करता है, उसका भी वो कम हो जाता है, जिसमें रिजल्ट इन द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग, और इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। द हाई टेम्परेचर कैन अफेक्ट द वाटर साइकिल एंड में रिजल्ट इन द लेस रेनफॉल एंड ड्रॉट। जो हाई टेम्परेचर हो जाता है, वातावरण की जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, इससे वाटर साइकिल को भी नुकसान पहुंचता है, वाटर साइकिल पर भी इफेक्ट पड़ता है, एंड में रिजल्ट इन लेस रेनफॉल, और इस तरह से पानी जो बरसता है, बारिश जो होती है वो भी कम हो जाती है और इससे ड्रॉट यानी सूखे की संभावना बनी रहती है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन माने शोषण करना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा शोषण। ड्यू टू द इलीगल ट्रेड इन द एनिमल पार्ट्स many animal species continue to suffer high rates of the exploitation। illegal अवैधानिक रूप से ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं जानवरों के पार्ट का, जानवरों के जो हिस्सा होता है, उनके ऑर्गन्स जो होते हैं उसका वो लोग ट्रेड करते हैं, लोग व्यापार करते हैं। तो वो व्यापार कैसे करते हैं, जानवरों को मार डालते हैं, जानवरों के जैसे सींग है, दांत हैं, उनके रोए हैं, फर हैं, स्किन है, इन सब चीज़ों का, उनकी हड्डियां हैं, तो एक भी जानवर के इतनी सारी चीज़ों का वो लोग दूसरे देशों से या दूसरे लोगों के साथ व्यापार करते हैं और इस तरह से बहुत से जानवरों की स्पेशीज यानी प्रजातियां जो है वो सफ़र करती हैं, भुगत रही हैं हाई रेट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन, और इस तरह का जो शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है।
इवन टुडे आज भी देयर इज अ डिमांड फॉर द राइनो हॉर्स एंड टाइगर बोन फर एंड टस्क ऑफ द सेवरल एनिमल। आज भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोगों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड यानी कि मांग है। क्या किस चीज़ की मांग है? राइनो हॉर्स, हॉर्न, हॉर्न माने सींग, ये जो गेंडा होता है गेंडे के सींग की, टाइगर के हड्डियों की, उसके फर जो रोए होते हैं उसकी, और टस्क, टस्क माने जो दांत होता है, बहुत सारे जानवरों के दांत की। जैसे आप एक तो एलिफेंट को ही देखते हैं, उसके दांत बहुत महंगे बिकते हैं। इस तरह से लोग जो है जानवरों को मार के उनके अंग का व्यापार करते हैं। These animals are hunted, इन एनिमल्स का शिकार किया जाता है। ऑल्दो इट इज़ इलीगल, हालांकि ये अवैधानिक है, यानी कानून की नज़र में ये जुर्म है। इलीगल हंटिंग ऑफ द एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट इज कॉल्ड पोचिंग। जो इलीगल हंटिंग करते हैं इन जानवरों को अवैधानिक रूप से, कानूनी जो जुर्म होता है उसी तरह से जो शिकार किया जाता है उनकी बॉडी पार्ट के लिए, उनके अंगों के लिए, उसे हम लोग कहते हैं पोचिंग। पोचिंग ये एक तरह के हंटिंग ही है। एनिमल्स आर हंटेड फॉर द हाइड, बोन्स, टस्क दैट कॉजेस स्पीशीज टू बिकम द इंडेंजर्ड। जानवर हैं उनको शिकार किया जाता है हाइड के लिए। हाइड का मतलब स्किन होता है, चमड़े के लिए, उसके हड्डियों के लिए, उसके दांत के लिए। दैट कॉज स्टेजेस, जिससे क्या होता है कि वो जो प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती है। इंडेंजर्ड मतलब होता है विलुप्त होने के कगार में पहुंच जाती हैं। देयर आर 3 लेवल ऑफ द इंडेंजरमेंट। इंडेंजरमेंट के 3 लेवल है: थ्रेटेंड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल। Threatened species are animals that face serious problems and become endangered if the problem are not attended to. Threatened species, threatened माने वो बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े हैं, मीन्स ये घोर चेतावनी इनके लिए है कि अगर इन जानवरों को बचाया नहीं गया, इनकी प्रॉब्लम को अटेंड नहीं किया गया तो बहुत ही जल्दी ये सीरियस प्रॉब्लम बन जाएगा और ये जानवर इंडेंजर्ड हो जाएंगे, यानी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। इंडेंजर्ड स्पेसीज आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर। और इंडेंजर्ड स्पेसीज कौन से होते हैं? इंडेंजर्ड माने ये भी बहुत ही ज़्यादा खतरे के निशान पर हैं और ये इंस्टिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त। इंस्टिंक्ट माने विलुप्त हो जाना, लुप्त हो जाना मतलब पूरे संसार से गायब हो जाना, नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में ये बिल्कुल ही इंडेंजर्ड स्पेसीज जो हैं वो निकट भविष्य में बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे। स्पेसीज दैट एग्जिस्ट इन द लोअर नंबर एंड मे बिकम इंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और अदर एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस कॉल्ड द वनरेबल स्पेसीज। और जो कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत कम संख्या में होते हैं और ये भी इंडेंजर्ड हो सकते हैं, ये भी विलुप्त होने की कगार में है। क्यों? बिकॉज ऑफ, क्योंकि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इनके जो रहने का स्थान है उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया गया। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इनका बहुत ही ज़्यादा शोषण किया गया, मारा गया, इनको किल किया गया। और अदर इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, और भी पर्यावरण में बहुत सारी विपत्तियाँ आती हैं, इसके कारण भी ये खत्म होने के कगार पर रहते हैं। ऐसे जानवरों को कहते हैं वल्नरेबल स्पेसीज। द एशियाटिक एलिफेंट, एशियाटिक लायन, तो ये सब जानवर कौन कौन से हैं? एशियाटिक एलिफेंट है, एशियाटिक लायन है, रेड पांडा है, किंग कोबरा, वाइल्ड वाटर बफेलो, स्नो लेपर्ड, टाइगर, इंडियन राइनो, ब्लू व्हेल and the Ganga river dolphin and the lizard florican are endangered Indian animals। ये सारे जो नाम पढ़ा है, ये सारे जो जानवर हैं ये भारतवर्ष के हैं और ये विलुप्त होने के कगार पर है। अगर इनके ये सीरियस प्रॉब्लम ये बन गई है, अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इनका बचाव या संरक्षण नहीं किया, तो बहुत ही जल्दी निकट भविष्य में ये हमारे इस संसार से विलुप्त हो जाएंगे। इंस्टिंक्ट स्पेसीज आर कम्प्लीटली वाइप्ड आउट फ्रॉम आवर प्लांट। और एक्सटिंक्ट स्पेसीज उसे कहते हैं जो पूरी तरह से हमारे इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। वाइप आउट माने पूरे साफ हो चुके हैं।
सम ऑफ द स्पेसीज, ये सारे कौन कौन से प्रजातियां हैं? बिकम एक्सटिंक्ट, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जो विलुप्त हो चुकी हैं। डोडो, डायनासोर, तस्मेनियन उल्फ, आपने डोडो का नाम सुना ही होगा, डायनासोर सब जानते हैं, और तस्मेनियन उल्फ, ये तीनों ऐसे जानवर हैं जो इस संसार से विलुप्त हो चुके हैं। क्लाइमेटिक चेंज, जलवायु में परिवर्तन। नेचुरल एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज हैव लेड टू द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। नेचुरल, प्राकृतिक रूप से, और मनुष्य की जितनी क्रियाएं हैं वे उससे ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, पूरे संसार में, ग्लोबल मीन्स पूरे संसार में जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। स्पेसीज दैट आर नॉट एबल टू एडजस्ट टू द चेंजिंग क्लाइमेट बिकम एक्सटिंक्ट, और कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो इस बदलते हुए जलवायु के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, वो नहीं रुक पा रही हैं, वे मर जाते हैं, एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो जाते हैं। द पोलर बियर विल डिपेंड ऑन द स्नो, जो पोलर बियर है वो स्नो में रहता है, वो पूरी तरह से बर्फ में रहता है। आइस इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन अदर इन इट्स ओन होमलैंड एंड स्नो कैप्स आर मेल्टिंग, और आइस जो है अब बहुत ही मुश्किल से अगर मिलने लगे, जहाँ पे ये होते हैं मुश्किल से मिलने लगे, तो इन पोलर बियर का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि स्नो कैप्स जो है वो पिघलते जा रहे हैं। Their bodies are not designed to withstand the temperature above the freezing temperature. इनकी जो बॉडी है इस तरह से डिज़ाइन है, इस तरह से बनी हुई है कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट पर है, जहाँ पे बर्फ़ जमती है, उससे थोड़ा सा ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो वो वहाँ पे रहने के काबिल नहीं रहता, वो नहीं रह सकता उस जगह पे। Endemic species, endemic species are those species of the plant and the animals which are found exclusively in a particular area. Endemic species उसे कहते हैं, वो सारे प्रजातियां हैं जानवरों की और प्लांट्स की जो बहुत ही पाई जाती हैं, एक्सक्लूसिवली बहुत ही मुश्किल से पाई जाती हैं पर्टिकुलर एरिया में, किसी खास जगह पे। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, वे आराम से कहीं और नहीं पाए जा सकते, प्राकृतिक रूप से कहीं नहीं पाए जा सकते। पर्टिकुलर टाइप ऑफ द एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू द जोन, स्टेट और द कंट्री। ये जो खास प्रकार के जानवर हैं, ये जो खास प्रकार के पौधे हैं, वो एक ही किसी भी जोन या किसी भी जगह पर, किसी स्टेट और किसी कंट्री में ही पाए जाएंगे और संसार के किसी और स्थान पर नहीं मिल सकते। इन्हें कहते हैं एंडेमिक स्पेसीज। साल एंड वाइल्ड मैंगो आर टू एग्जाम्पल ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा। फ्लोरा साल है, साल एक पेड़ होता है, वाइल्ड मैंगो है, ये दो एग्जाम्पल जो एंडेमिक फ्लोरा पेड़ पौधे हैं जो ये खत्म, अगर ये किसी भी खास ही जगह पर ये पाए जाते हैं। बिसन, इंडियन जायंट स्क्वायरल एंड द फ्लाइंग स्क्वायरल आर एंडेमिक फौना, और जो बिसन है और इंडियन जायंट स्क्वायरल है और फ्लाइंग स्क्वायरल उड़ने वाला स्क्वायरल है ग्लेयरी, ये भी फौना, ये जो जानवर हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते। Destruction of their habitat increase the population and introduction of the new species may affect the natural habitat of the endemic species and endanger their existence. अब उनके अगर वो जहाँ रहते हैं उनके अगर आश्रय को, हैबिटेट, रहने के स्थान को अगर खराब कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, और पॉपुलेशन यानी जनसंख्या जो बढ़ रही है इसकी वजह से, और नई नई प्रजातियां भी जो आ रही हैं, इससे क्या होता है, एंडेमिक स्पेसीज की जो अपना नेचुरल हैबिटेट है, जो उनका प्राकृतिक रहने का स्थान है, वो अफेक्ट करता है, वो प्रभावित होता है। और इस तरह से ये जानवर भी क्या होते हैं, इनका एग्जिस्टेंस, इनका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, इंडेंजर हो सकता है, खतरे में इनका अस्तित्व पड़ सकता है। हाउ कैन वी कंजर्व आवर रिच बायोडाइवर्सिटी, ये जो हमारा इतना अच्छा रिच बायोडाइवर्सिटी है उसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। टू प्रिवेंट एनी फर्दर लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन मस्ट बी मेंटेन्ड। रोकने के लिए ये जो हमारा बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो गया है, अब उसको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन फर्दर लॉस ना हो आगे, और हमारी बायोडाइवर्सिटी जो पेड़ पौधे हैं, जंगल है, जानवर हैं, ये और नहीं इनका लॉस हो, इसके लिए हमारे एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन जो अभी जो जनसंख्या है उसको हमें मेंटेन, बरकरार रखने की ज़रूरत है। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, इसे हम लोग कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण कहते हैं।
Several steps have been taken by the many national and international organizations towards the कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारे कदम ऐसे उठाए गए हैं जो हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऐसी संस्थाएं हैं जो बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए कदम उठाती हैं। फर्स्ट, फॉरेस्ट रिजर्व, जो हमारा फॉरेस्ट है, जंगलों का जो स्टोर है, पूरा रिजर्व है, उसको हम लोग कैसे बचा के रखते हैं। These are the forest land where the felling of the trees, hunting, grazing and other human activities may permitted on the sustainable basis to the member of the certain communities. जो फॉरेस्ट लैंड है जहाँ पर पेड़ पौधे गिरते हैं, वहाँ पे हंटिंग भी होती है, ग्रेजिंग, जानवर चरते हैं, और दूसरे जो मनुष्य लोग अपना क्रियाकलाप करते हैं, ये सिर्फ परमिशन देना चाहिए जो कुछ सर्टेन कम्युनिटीज, कुछ समुदाय के लोगों को, कुछ एक खास समुदाय हैं, उन्हें ही परमिशन देना चाहिए जो सस्टेनेबल बेसिस, जो इसी जंगल पर निर्भर होते हैं अपने जीवन जीने के लिए, उन्हें उस सर्टेन कम्युनिटीज, उन्हीं समुदाय को उसका जिम्मेदारी देनी चाहिए, उन्हें परमिशन देना चाहिए। इन द रिजर्व फॉरेस्ट एक्सप्लिसिट परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर सच एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटीज़ हैं उसको करने के लिए कुछ लोगों को ही परमिशन देनी चाहिए। एक्सप्लिसिट स्पष्ट तौर से उनको परमिशन देना चाहिए कि वे अंदर जा सकते हैं रिजर्व फॉरेस्ट में। जो रिजर्व फॉरेस्ट है जहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता है, वहाँ पे जाके वो हंटिंग का या ग्रेजिंग करा सकते हैं, और दूसरे मनुष्य अपना कोई जो कार्य करता है वो कर सकते हैं। Many methods are being used for overall world to maintain the forest reserve। और बहुत सारे कदम उठाए गए हैं पूरे संसार में किस तरह से फॉरेस्ट रिजर्व को मेंटेन किया जाए, उसको बैलेंस किया जाए। पहला देखिए, प्लांट हार्वेस्टिंग, कटिंग ओनली सम ऑफ द ट्रीज इन एन एरिया। प्लांट हार्वेस्टिंग माने कटाई कैसे करेंगे, कुछ ही पेड़ों को काटेंगे, एक एरिया के कुछ ही पेड़ों को काटेंगे। The uncut trees prevent soil erosion and produce seed so that new trees can grow। और जो बिना कटे हुए पेड़ हैं वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं, मिट्टी की कटाव को रोकते हैं, और उनसे जो बीज निकलता है उससे नए पेड़ जन्म लेते हैं। रिप्लांटिंग ऑफ द न्यू ट्रीज इन द फॉरेस्ट इन द स्लो एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। और नए जंगलों में जाकर नए पेड़ लगाना। हालांकि ये जो प्रोसेस है बहुत ही धीमा है, बहुत दिनों के बाद, सालों लगते हैं पेड़ को बढ़ने में, और एक्सपेंसिव भी है, यानी महंगा भी है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंजर्वेशन। लेकिन ये संरक्षण का एक बहुत ही अच्छा तरीका है और ये बहुत ही ज़रूरी भी है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन। इसे अफॉरेस्टेशन कहते हैं। जैसे हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन पढ़ा, उसका मतलब है पेड़ों का कटाना, और अफॉरेस्टेशन माने बड़े स्तर पर पेड़ लगाना। ग्रेजिंग एनिमल्स ईट यंग प्लांट, destroy the leaves and the lower branches and injure the roots and trunks। जो एनिमल हैं, चरते हैं, जानवर जो चरते हैं, वो छोटे छोटे पौधों को खा लेते हैं, उसकी पत्तियां बर्बाद कर देते हैं, जो लोअर ब्रांचेस की पत्तियां होती उसको बर्बाद कर देते हैं, जड़ों को बर्बाद कर देते हैं, और ट्रंक यानी तनों को बर्बाद करते हैं। ओवर ग्रेजिंग मस्ट बी कंट्रोल टू सेव द फॉरेस्ट। जंगलों को बचाने के लिए ओवर ग्रेजिंग माने बहुत ज़्यादा चरने का परमिशन भी नहीं देनी चाहिए। Forest fire destroy the standing timber and consume the seeds and young trees of the future forest। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में जो आग लगती है तो वो क्या होती है, खड़ा जो टिम्बर है, टिम्बर माने लकड़ी काट के जो रखते हैं, पेड़ों को काट के जो लकड़ी रखा जाता है उसमें पूरी आग लग जाती है, खराब हो जाता है। कंज्यूम द सीड्स एंड यंग ट्रीज ऑफ द फ्यूचर फॉरेस्ट। भविष्य में जब बनने वाले जंगलों के छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते वो भी जल जाते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर बाय स्प्रेइंग द फायर एक्सटिंग्विशिंग solution from the aircraft or by changing the direction of the wind by using the strong blower। वो तो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन इस तरह से जंगल की आग से को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से ऊपर फायर एक्सटिंग्विशिंग सॉल्यूशन डालते हैं। एक्सटिंग्विशिंग का मतलब आग रोकने वाली, आग को बुझाने वाली एक सॉल्यूशन ऊपर से डालते हैं पेड़ों पर, तो क्या होता है कि वो आग को बुझा देता है। और क्या करते हैं, ब्लोअर के द्वारा, बड़े बड़े ब्लोअर के द्वारा हवा की दिशा को ही बदल देते हैं, जिससे पेड़ जंगल की आग और ज़्यादा नहीं फैलती है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ माने वन्य जंतु, जीव जंतु का संरक्षण। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द
फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, संबंधित है। द इंक्रीजिंग ह्यूमन प्रेशर ऑन द वाइल्ड लाइफ हैज लेड टू द एक्सटिंक्शन और द डिसअपियरमेंट ऑफ सम ऑफ द स्पेसीज। जो मनुष्य है अपना क्रियाकलाप करता है, हंटिंग करता है, पोचिंग करता है, जिससे क्या होता है कि जंगली जानवर जो हैं वो इंस्टिंक्टिव विलुप्त होते जाते हैं, या को बहुत सारे जो स्पेसीज हैं, प्रजातियां हैं, वो गायब हो जाती हैं, डिसअपियरेंस गायब हो जाती हैं। So to conserve the habitat of the endangered species, it is necessary to protect the forest. इसलिए हम लोगों को ये ज़रूरी है बचाना, संरक्षण करना। हैबिटेट मीन्स रहने का स्थान, इंडेंजर्ड स्पेसीज ये जो खतरे के निशान पर हैं, जो विलुप्त होने के निशान पर जो प्रजातियां हैं, उसको बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जंगलों को बचाएं। फॉलोइंग स्टेप्स आर टू नीड टू बी टेकन टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। ये हम लोग कुछ कदम उठाते हैं जिससे कि वन्य जंतुओं की सुरक्षा हो सके, उनको बचाया जा सके। हैबिटेट प्रोटेक्शन, हैबिटेट माने रहने का स्थान, प्रोटेक्शन माने सुरक्षा। द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स सच एज द फॉरेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व्ड। जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? सभी लोग जानते हैं, जंगलों में रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं। तो इस पेड़ों की, इसी जंगल की सुरक्षा करना, प्रिजर्व करना, बचा के रखना ज़रूरी है। दिस हैबिटेट फुलफिल द नीड ऑफ द एनिमल रिलेटेड टू द फूड एंड शेल्टर। ये जो हैबिटेट हैं, ये रहने का स्थान, ये जो जंगल हैं, वो जानवरों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, खाने की ज़रूरतों को और रहने की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। देयरफॉर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एनिमल मस्ट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जानवरों के इस प्राकृतिक आश्रय को बर्बाद न किया जाए। Those who destroy this habitat must be punished severely by the law। severely माने कठोरता से। जो भी व्यक्ति उनके इस आश्रय को, घर रहने के स्थान को नष्ट करता है, उन्हें लॉ की तरफ से यानी कानून की तरफ से सख्त दंड मिलना चाहिए। हंटिंग रेगुलेशन, नियम बनते हैं हंटिंग के। द लॉज रिलेटेड टू द हंटिंग मस्ट बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स। हंटिंग से संबंधित यानी शिकार से संबंधित जो कानून बनते हैं, उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स का मतलब बहुत ही कठोरता से पालन करना चाहिए। इट प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू द वाइल्ड लाइफ एंड इंडेंजर्ड स्पेसीज इन द पर्टिकुलर। और ये जो होते हैं प्रोवाइड, ये देते हैं, लीगल प्रोटेक्शन मिलता है वाइल्ड लाइफ को, जंगल में रहने वाले जानवरों को एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। बट स्टिल द एनिमल्स आर हंटेड फॉर देयर स्किन। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे जानवरों का शिकार होता जा रहा है उनके स्किन यानी उनके चमड़े के लिए, बोन्स हड्डी के लिए, टस्क दांतों के लिए, फर उनके रोए के लिए अभी भी लोग शिकार करते हैं। Thus the laws must be strictly enforced। इसलिए ज़रूरी है कि नियमों को सख्ती से पालन किया जाए, लागू किया जाए। Those included in the hunting of the wild animal must be punished strictly। और जो भी व्यक्ति इस हंटिंग, इस शिकार में इन्वॉल्व है, लोग उसमें लिप्त हैं, वैसे लोगों को पनिश करना चाहिए, स्ट्रिक्टली माने कठोरता के साथ उन्हें दंड करना चाहिए। In India, though the hunting of the tigers is banned, they are being regularly killed as the skin and the bones fetch large amount of the money। भारत में टाइगर की हंटिंग करना बैन है, बिल्कुल रोक है। बैन मतलब रोक है, फिर भी रेगुलरली पूरे हमेशा से ही इनका स्किन के लिए और बोन के लिए शिकार होता जा रहा है टाइगर का, जिससे बहुत सारे पैसे आते हैं, बहुत सारे लाखों में रुपए इससे प्राप्त होते हैं। इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ सच लॉ इज देयरफॉर ऑफ द एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इफेक्टिव माने प्रभावकारी कोई ऐसा लॉ यानी नियम बना सके, ऐसा कानून बनाया जा सके और इसको लागू करें। एनफोर्समेंट माने लागू करना चाहिए। एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सेंचुरीज का एक्चुअली मतलब होता है शरण, जहाँ पे लोगों को शरण मिलता है। तो यहाँ जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं जीव जंतुओं की, उनको शरण मिल रहा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है प्रोटेक्टेड एरिया विच प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू द वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है, ऐसी
सुरक्षा के घेरे में रहने वाला एक ऐसे जगह है जहाँ पर जानवरों को, जंगली जानवरों को प्रोटेक्शन मिलता है, सुरक्षा मिलती है और सूटेबल लिविंग कंडीशन मिलता है, यानी कि उनके लिए रहने की कंडीशन, रहने की अवस्था बनाई जाती है। स्पेशली इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पेसीज और माइग्रेटरी बर्ड, अधिकतर जो इंडेंजर और थ्रेटेंड जो लुप्त होने के कगार पर हैं, ऐसे और माइग्रेटरी प्रवासी पक्षियों के लिए दीज प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन फ्रॉम कैप्चरिंग एज वेल एज द किलिंग बाय द ह्यूमन बीइंग। ये सुरक्षा These provide them protection from capturing as well as the killing by the human beings. ये सुरक्षा देते हैं कि मनुष्य इन जानवरों को पकड़ न ले, कैप्चरिंग न कर सके और इन्हें मारे नहीं। There are more than 441 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। भारतवर्ष में 441 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। सम ऑफ पॉपुलर वन, कुछ बहुत ही लोकप्रिय हैं, वो है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर द घड़ियाल के लिए, एंड द बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आए नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क इज द रिजर्व ऑफ द लैंड और द सी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोस्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान एक रिजर्व लैंड है जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, सरकार उसके मालिक सरकार है और प्रोटेक्टेड किया जाता है मोस्ट डेवलपमेंट एक्टिव, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए। नेशनल पार्क आल्सो प्रोवाइड पब्लिक रिक्रिएशन। नेशनल पार्क है लोगों के मनोरंजन के लिए भी उसको बनाया जाता है। सम ऑफ द पॉपुलर वन, कुछ पॉपुलर का नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में और कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। बायोस्फीयर रिजर्व, ए बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। बायोस्फीयर इस धरती का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जिंदा जीव हैं वो रहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इज अ लार्ज एरिया प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल्स। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा, लार्ज एरिया माने बहुत बड़ा एक एरिया है जो प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड मतलब सुरक्षित है, सुरक्षा घेरे के अंदर है। कंजर्वेशन मतलब उनके संरक्षण होता है, जीव जंतुओं का, पेड़ों का, जानवरों का। रिसोर्सेज, जानवर के संसाधन एंड ऑल्सो द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइब लिविंग इन दैट एरिया। और इस एरिया में जो ट्राइब यानी जनजाति रहती है, आदिवासी जो रहते हैं, उनका भी ट्रेडिशनल लाइफ, पारंपरिक जीवन जिस प्रकार से चलता है उसके भी संरक्षण होता है। इट ऑल्सो मे बी नेटिव पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद इन इट। और इसमें नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके अंदर आती है। देयर आर 15 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। भारत में 15 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सम ऑफ पॉपुलर वन, कुछ लोकप्रिय जो हैं वो सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये इनकम्पसेस तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के क्षेत्र में आता है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, in India there are the large number of the wildlife sanctuaries and the national park managed by the government। भारतवर्ष में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसे सरकार मैनेज करती है, सरकार इसकी व्यवस्था करती है। कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज एंड हंटिंग और कैप्चरिंग ऑफ द एनिमल्स इन दिस रिजर्व इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इन सारे राष्ट्रीय उद्यानों में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में पेड़ों का काटना, जानवरों का हंटिंग करना, जानवरों को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा प्रोहिबिटेड माने मना है, बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत कठोरता से मना ही है। प्रोजेक्ट टाइगर इज द मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। भारत में which was launched in 1973 to protect the decreasing population of the Indian tiger। भारत में 1973 में उस समय की सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर नामक एक प्रोजेक्ट का लॉन्च किया था, यानी शुरू किया था, जिसमें उन्होंने उस समय जब काउंट किया गया, गिना गया, तो टाइगर्स की
संख्या बहुत ही तेजी से कम हो रही थी, डिक्रीजिंग हो रही थी, बहुत ही उनकी संख्या कम हो रही थी। तो टाइगर की सुरक्षा के लिए, टाइगर के ज़िंदगी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर नामक एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। द प्रोजेक्ट एम्स एंड टाइगर कंजर्वेशन इन द टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन द वेरियस रीजन थ्रू आउट द इंडिया। ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट का एम था, इसका लक्ष्य ये था कि टाइगर का संरक्षण करना टाइगर रिजर्व में, वेरियस लोकेटेड माने जहाँ जहाँ भी ये रीजन है, जहाँ भी ये क्षेत्र हैं जहाँ पे टाइगर रहते हैं, पूरे इंडिया भर में उसकी टाइगर की सुरक्षा करना ही इस प्रोजेक्ट का काम था। इट स्ट्राइव्स टू मेंटेन द वायबल टाइगर पॉपुलेशन इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो और वायबल का मतलब ही होता है एग्जिस्ट सक्सेसफुली, मतलब उसको अच्छे से उसका रहना। तो ये इट स्ट्राइव्स टू मेंटेन, इसने बहुत कोशिश की मेंटेन करने के लिए कि टाइगर की पॉपुलेशन को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में, प्राकृतिक वातावरण में ये आराम से रह सकें। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन इंडिया वाज अनदर सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है भारत में, ये एक दूसरा एक स्टेप है, एक कदम है, जिससे कि वाइल्ड लाइफ, जीव जंतुओं की सुरक्षा की जाए, संरक्षण किया जाए। वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ नेचर WWF, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेशनल रिसोर्सेज, IUCN इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं दैट वर्क टुवर्ड द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कार्य करती हैं। रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर, पेपर का रिसाइकलिंग करना यानी फिर से उपयोग करना। हम लोग जो पेपर पढ़ते हैं उसको फिर बेच देते हैं, उसको रिसाइकिल किया जाता है। रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर इज अनदर वे बाय विच द फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन दी कर्व्ड। हम लोग, कर्व्ड माने रोकना, कर्व्ड मीन्स रोकना। हम लोग जो पेपर पढ़ते हैं उस पेपर को फिर से अगर रिसाइकलिंग की जाए तो डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सकता है, पेड़ों की कटाई को रोका जा सकता है। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि जो हम लोग पेपर पढ़ते हैं, पेपर का यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो सब बहुत पेड़ों से बनता है। वो तो पेड़ भी कटते हैं तभी पेपर बनता है। बाय रिसाइकलिंग पेपर वी कैन मेक द न्यू थिंग्स आउट ऑफ द वेस्ट पेपर। और एक पेपर की रिसाइकलिंग के साथ हम लोग कुछ नई चीज़ें बना सकते हैं वेस्ट पेपर से। पेपर इज मेड ऑफ द सेलुलोज फाइबर, द मेन सोर्स ऑफ विच इज वुड पल्प ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रीज। पेपर जो बनता है सेलुलोज फाइबर से बनता है, जो वुड पल्प का मेन सोर्स वही है, ऑब्टेन जो हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। द पल्प एंड द पेपर इंडस्ट्री इज सो लार्ज, द पल्प एंड द पेपर इंडस्ट्री, पल्प और पेपर इंडस्ट्री इतनी बड़ी है दैट द ट्रीज आर प्लांटेड एंड ग्रोन सिग्निफिकेंटली टू मेक पेपर। इतनी बड़ी है कि सिर्फ पेपर बनाने के लिए ही बहुत सारे पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है। पेपर कैन बी रिसाइकिल, पेपर को 5 से 7 बार तक रिसाइकिल किया जा सकता है। सो वी कैन हेल्प इन कंजर्विंग ट्रीज। तो इस प्रकार से हम लोग ये हेल्प कर सकते हैं कि पेड़ों की सुरक्षा की जाए, फॉरेस्ट को बचाया जाए, वाइल्ड लाइफ, और इस तरह से अगर वाइल्ड लाइफ जीव जंतु को बचाएंगे और इस तरह से फिर बायोडाइवर्सिटी भी बच जाएगी। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN वर्क टुवर्ड द असेसिंग द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। ये जो संस्था है IUCN की जो संस्था है वो पूरे संसार में काम कर रही है ये देखने के लिए कि पूरे प्लांट और एनिमल स्पेसीज कितने हैं, स्टेटस रखती है, उसकी आंकड़ा रखती है। द IUCN मेंटेन द रेड लिस्ट, उनके पास रेड लिस्ट है विच इज द कॉम्प्लीशन ऑफ द इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पेसीज, जिससे वो लेखा जोखा रखते हैं, आंकड़ा रखते हैं कि कितने इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पेसीज हैं, यानी कि विलुप्त होने के कगार में कौन कौन से जीव जंतु हैं। इट ऑल्सो मेंटेन द रेड डाटा बुक, ये रेड डाटा बुक रखती है विच प्रोवाइड द डाटा ऑन द पॉपुलेशन स्टेटस ऑन द स्पेसीज विच इंक्लूडेड इन द रेड लिस्ट। रेड लिस्ट में वही आते हैं जानवर जो विलुप्त होने के कगार में है, उनका वो डाटा देती है, उनका आंकड़ा बताती है, उनकी पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या कितनी है, इसका हिसाब रखते हैं। इन द रेड डाटा बुक स्पेसीज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन द रिस्क ऑफ द एक्सटिंक्शन। रेड डाटा बुक में जो जितनी प्रजातियां हैं उनको क्लासिफाई, वर्गीकृत किया गया है विभिन्न कैटेगरी में, विभिन्न वर्ग में।
डिपेंडिंग ऑन द रिस्क ऑफ द एक्सटिंक्शन, वो डिपेंड करता है कि उनका एक्सटिंक्शन यानी कि उनका विलुप्त होने का कितना रिस्क है। जैसे एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न एंड नॉट इवैल्यूएटेड, इतने सारे कैटेगरीज हैं जिसमें रेड डाटा जो है अपना इतने को स्पेसीज को, ये जो प्रजातियां हैं इसको क्लासिफाई करके रखा, वर्गीकृत करके रखा है। रेड लिस्ट एंड द रेड डाटा बुक आर पीरियोडिकली रिवाइज, रेड लिस्ट है और रेड डाटा बुक को पीरियोडिकली माने समय समय पर उसको देखा जाता है, रिवाइज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू 2006 IUCN रेड लिस्ट 13 स्पेसीज, अ टोटल 16,118 स्पेसीज फेस एक्सटिंक्शन, मतलब इतने जो स्पेसीज हैं, इतने जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। इंडिया हैज 49 प्लांट स्पेसीज ऑफ विच 70% क्रिटिकली इंडेंजर्ड, भारत में 49,000 प्लांट स्पेसीज हैं, प्लांट के प्रजातियां हैं जिसमें 70% जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल यानी बहुत ही जटिल अवस्था में है खत्म होने के, एंड 20% आर अंडर द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, और जो 20% है वो विलुप्त होने के खतरे पर हैं। MCQs, India has a rich diversity which we have a variety of the habitats. The plant found in the particular area is called flora. Extinction of the species is one of the leading environmental problem nowadays. Deforestation, the removal of the trees from an area of the land. Due to the deforestation, the absorption of the carbon dioxide by plants. Sal and wild mango are two examples of the endemic. A biosphere is that part of the earth which a living organism exists. Reserve forest area that offer the protection to the wildlife is called the wildlife sanctuary. Fill in the blanks. India has a rich biodiversity as we have a variety of the habitats. Forests help in maintaining the balance between the CO2 and O2 in the atmosphere. Forests prevent the soil erosion by reducing the force of and wind. Animals are hunted. Forests prevent the soil erosion by reducing the force of the wind and water. Animals are hunted for the hide, bones and tusks that causes species to become endangered. Sal and the wild mango are two examples of the endemic flora. A biosphere is that part of the earth in which living organisms exist. The management of the forces and the wildlife resources is an important task. Right? True, false? Flora and the fauna of the country very important for the non-renewable natural resource. False. Forests prevent the soil erosion by reducing the force of the wind and water. True. Extinction of one of the leading environmental problem nowadays. True. Plants are hunted for the hide, bone, tusk that causes species to become endangered. False. Removal of the trees lead to increased erosion of the topsoil by wind and water. True. Sal and wild mango are two examples of endemic flora. True. The laws related to the hunting must be strictly denied. This is false. Now as the following: desertification, a fertile soil change into the forest. Ecosystem, the interaction of the organism with the soil and sun, water. Biosphere, part of the earth in which living things exist. Extinct, species that no longer exist. Endangered, species nearing extinction. Biodiversity, number of the and variety of the plant and animal. Deforestation, the loss of the forest habitat due to natural and human means. Now the question answer: what is biodiversity? Biodiversity can be defined as the variety of the plants and animals and the microorganisms generally found in an area. Biodiversity defines the biological richness of an ecosystem. What is the significance of the forest?
Forests play a significant role in our life. Forests provide shelter and home to variety of the plants and animals. They provide clear air to breathe to all the living organisms. They prevent global warming and soil erosion. Differentiate between the flora and fauna. The plants and the trees in the particular area are called flora. The animals of the particular area are called fauna. List any 3 ways in which the forests are useful to us. Forests help in maintaining the balance between CO2 and O2 in the atmosphere. Forests prevent soil erosion and global warming. Forest gives us many natural products such as wood, oil, honey, timber, natural dyes, silk, lac and gum. Why do some animals become endangered? Give an example. Some animals become endangered because they are hunted for the hide, bones and the tusk. For example, Asiatic elephant, red panda and snow leopard. How do grazing animals affect forest? Grazing animals eat young plants, leaves on the lower branches and injure the roots and trunks. Overgrazing of the animals also affect the forest. What do you mean by afforestation? Planting of the trees in an area in the large scale is called the afforestation. It is a slow and expensive process. What are endemic species? The species of the plants and animals found exclusively in a particular area are called endemic species. They are not naturally found anywhere else. What is the full form of IUCN? The full form of IUCN is International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. What are the major roles of the Red Data Book? In the Red Data Book, species are classified into the different categories depend on the risk of the extinction. For extinction in the wild, critically endangered, vulnerable, near threatened, least concerned and not evaluated. Now answer in the detail. Describe briefly why biodiversity is important. Plants, animals and the other microorganisms contribute in the maintaining life on the earth. Forests provide food and shelter to the animals that help in maintaining the balance between the CO2 and O2 in the atmosphere. Biodiversity improves our quality of the life by creating a natural surroundings where we can relax, play and admire the beauty of the nature. What are the effects of the deforestation on life of the earth? Deforestation leads to the increased erosion of the topsoil by wind and water. This leads to the land degradation and there is no growth of the plant. It destroys the homes of the animal species. It reduces the water absorbing capacity of the soil, which leads to the flood. The absorption of the carbon dioxide by the plant is reduced. Describe briefly why the humans clear forest land. Humans clear the forest land to get the timber, wood or fuel to be used for the farming and purposes such as the grazing and for the livestock, to make room for the human settlement and urbanization, for mining of the minerals such as the coal and petroleum and ores. Differentiate between the wildlife sanctuary and the biosphere. Wildlife sanctuary is a protected area which is provided protection and suitable living conditions to the wildlife, especially endangered or the threatened species. A biosphere is that part of the earth in which living organisms exist. It is the large area protected land for the conservation of the wildlife, plant, animal and also the traditional life of the tribes living in the area. What information is given in the Red Data Book? In the Red Data Book provides the data on the population status of the species included in the red list. Express the term poaching, illegal hunting,
Illegal hunting of the animals for their body part is called poaching. There is a demand for the rhino horn, tiger bones, first tusk of the several animals. These animals are hunted illegally. What are the label of the endangerment? Explain. The label of the endangerment are threatened, endangered and vulnerable. Threatened species are the animals that face serious problems and become endangered. Endangered species are the endangered in becoming extinct in the near future. Species may become endangered because of habitat destruction, overexploitation and other environmental disturbance are called the vulnerable species. Explain the steps are needed to be taken to conserve the wildlife. To conserve the wildlife, cutting down of the trees and hunting of the animals is strictly prohibited. Project Tiger was launched in 1973 to protect the tiger. The Forest Conservation Act in India was a significant step towards the conservation of the wildlife. WWF and IUCN are the international organizations that work toward the wildlife conservation. Project Tiger is the most famous wildlife conservation project in India. Explain. Project Tiger was launched in 1973 by the Indian government, the most famous wildlife conservation project of India. It was launched to protect the decreasing population of Indian tigers. It strives to maintain to exist successfully tiger population in their natural environment. How is recycling of the paper helpful in the conservation of the forest? By recycling of the paper, we can make new things out of the waste paper. The pulp and the paper industry is so large that the trees are planted and grown specially to make the paper. Paper can be recycled 5 to 7 times. These are all the question and answer and exercises. You have to write the questions in the copy and do the exercise in book. Thank you, students.